कि जो बच्चे पढ़ने में नेचुरली कमज़ोर हैं लेकिन उनका परिवार उतना सक्षम नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, फाइनल मेरिट लिस्ट जिस दिन आ रहा था आपका जो तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम लोग एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं। हमारे साथ चंदन कुमार हैं जो कि एक सरकारी टीचर हैं, बिहार गवर्नमेंट में टीचर हैं। तो आइए पहले उनसे उनका इंट्रो ले लेते हैं, उसके बाद इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा बेसिक इंट्रो दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं चंदन कुमार, मैं बिहार गवर्नमेंट में क्लास 11-12 का टीचर हूँ और ये मेरा 4th गवर्नमेंट सर्विस है। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपका ये चौथा सरकारी नौकरी है, तो इससे पहले आपका ऐसा क्या मोटिवेशन था जो आप पहला नौकरी के बाद दूसरा नौकरी, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ऐसा क्या आपका तैयारी था जो आप आगे बढ़ते चले गए? बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पहला नौकरी में ही रुक जाते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ते रहे, इसके पीछे क्या राज था? जी, जब आपकी तैयारी एक लेवल पर आ जाती है और आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाते हैं। जी। और फिर मैं फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद मैं रुका नहीं। मुझे ये फुल्ली कॉन्फिडेंस था कि मैं इससे और अच्छा पद ले सकता हूँ। इस तरह मैं अपनी तैयारी को जारी रखा, मैं अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस बनाए रखा और आज एक के बाद दूसरे और आज दूसरे के बाद तीसरे लेने के बाद मैं 4th गवर्नमेंट सर्विस में हूँ और मेरी आगे भी और इससे बेटर मेरी ये उम्मीद है कि मैं ले लूँगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में टीचर लाइन का ही प्रिपरेशन कर रहे थे या आप किसी और भी लाइन में एग्ज़ाम दे रहे थे, उसमें भी आपका रिज़ल्ट हुआ है? मैंने रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, इंडियन पोस्ट सर्विस, इन तमाम डिपार्टमेंट में मैंने रिज़ल्ट दिया है। जब मेरा टीचर में भी मैंने प्राइमरी, मिडिल, हाई और आज मैं +2 का टीचर हूँ। जी। तो इस तरह से मैंने लगभग हर डिपार्टमेंट, हर क्षेत्र में अपना रिज़ल्ट दिया है, बीपीएससी वगैरह। आप अपने एक्सपीरियंस से हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी के दौरान क्या-क्या गलती उनको नहीं करना चाहिए, जो आपको एक्सपीरियंस है? जी हाँ, अक्सर तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस जो है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। जी। क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक सिलेबस होता है, हर का एक क्राइटेरिया होता है, जिससे कि हर एस्पायरेंट उसमें सूट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये आप अच्छे से समझ लें कि मैं इसका जो सिलेबस है उसके लिए मैं सही कैपेबल हूँ, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए मैं तैयार हूँ या नहीं हूँ। साथ ही साथ आपको ये माइंड मेकअप करके चलना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। उसमें सफलता पाने के लिए आपको अपना समय, आपको अपना बाकी चीज़ों से दूरियां बनाना ही पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि सफलता के पीछे, एक सफलता के पीछे हज़ारों सफलताएं होती हैं। जी। और आपको त्याग करना पड़ेगा, आलोचनाओं के शब्द सुनने पड़ेंगे। इस तरह से आपको माइंड मेकअप करके चलना है कि 2 साल, 3 साल, जितना भी समय लगेगा उसके लिए मैं सब कुछ अपने तैयारी में देने के लिए तैयार हूँ। आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, वो आप लेंगे। इस तरह आप यदि करते हैं तो फिर आपकी सफलता बहुत आसान और जल्द हो जाएगी। जैसा कि आपने अभी कहा कि आप उस एग्ज़ाम के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा और आप बताएँ अच्छे से कि सबको क्लियर हो। जी हाँ, कहने का ये मतलब है कि क्या आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है। जी। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है। जैसे
आप यदि रेलवे में जाना चाहते हैं, टेक्नीशियन पोस्ट मैक्सिमम उसमें आता है, जी। तो उसके लिए आपको आईटीआई की ज़रूरत पड़ सकती है, उसके लिए आपको सीटीआई की ज़रूरत पड़ सकती है, अलग अलग पोस्ट टेक्नीशियन पोस्ट है। तो उसी तरह आप टीचर के एग्ज़ाम के लिए आपको बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें शॉर्ट हैंड की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर कोर्सेज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा आपके पास वो प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, और आप उस क्षेत्र के लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? किस-किस परेशानियों से आपको गुज़रना पड़ा था आपके खुद के प्रिपरेशन के दौरान? जी, जैसा अक्सर तैयारी करने वालों के साथ समस्याएं आती हैं, तो मैंने भी वो समस्याएं फेस किया। जैसे तैयारी तो हम लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन तैयारी करते हुए बहुत सारे हम लोग मिस्टेक्स गलतियां करते हैं, जिस पर हम लोग यदि ध्यान नहीं दें तो फिर हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है बहुत। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप में क्या गलतियां कर रहे हैं, आप में क्या कमियां हैं, उसको भी आप सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहें हर रोज़। जैसे कि मान लीजिए कोई टॉपिक आपका कमज़ोर है या कोई भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, उस पर आप अच्छा मार्क नहीं ला पा रहे हैं, तो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट को स्किप मत कीजिए। अक्सर ये देखा जाता है बच्चे जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पोर्शन है, उस पे इंटरेस्टेड रहते हैं और जो वीक पोर्शन है उसको स्किप करते चले जाते हैं, जिसका उसे खामियाजा जब उन्हें सफलता फाइनली नहीं मिलती है तब उन्हें भुगतना पड़ता है और उनकी सफलता जो है उससे दूर होती चली जाती है, जिसका मैंने भी ये सामना किया अपनी तैयारी के दौरान। और जब सफलता दूर होती चली जाती है तब फिर सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है और बच्चे फिर अपने आप पर ये डाउट करने लगते हैं, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सिलेक्शन लेने के लायक नहीं हूँ? आखिर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतने समय से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आखिर मेरा रिज़ल्ट फाइनल क्यों नहीं हो रहा है? बहुत ही कम मार्क्स के लिए 0.001% के लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो लाइफ में, इससे वो गिव अप करने का सोचते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी के दौरान जब आप पर डे अपने को सेल्फ इवेल्युएट कीजिए कि आज जो मैंने पूरे दिन अपनी तैयारी में लगाया उसका क्या रिजल्ट मिला और कमियां रहीं। हम जानते हैं कि एक हमारा टाइम टेबल होना चाहिए, एक हमारा सही डायरेक्शन होना चाहिए, सही डेडिकेशन होना चाहिए। जैसे आप सेल्फ स्टडी करते हैं, साथ में ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आप करते हैं, तो टेस्ट सीरीज में आपको पता चलता है कि किस पोर्शंस में आपके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो इसे आप उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पार्टिकुलर टॉपिक को आप बेसिक से पढ़ें और उस टॉपिक को आप ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उसको जितना हो सके क्लियर करें। क्योंकि यदि आप सेल्फ उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, ग्रुप डिस्कशन का मतलब है आप अपने जिस साथियों के साथ तैयारी कर रहे हैं उनके बीच उस सब्जेक्ट को रखें और सामने वाले का भी उसका जानकारी का फ़ायदा लें। उसके सामने यदि आप उस टॉपिक को रखेंगे तो उससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बहुत ही कम समय में आपको प्राप्त होगा और कॉन्सेप्ट भी बहुत क्विकली जो है आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो हमेशा ये एनालिसिस करते रहें हर रोज़ कि मेरा जो वीक पोर्शन है, जो जहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या जहाँ मैं मार्क नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं ठीक कर सकूँ। तो इस तरह से आपकी तैयारी में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आता जाएगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा कि हाँ, मैं
सफलता ज़रूर पा सकता हूँ। जी, ये सवाल का आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मुझे ये यकीन है कि ये सुनने के बाद आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा डाउट अब क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि गवर्नमेंट जॉब का जो तैयारी होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो उतने सारे सवालों को कैसे याद रखें जो एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत ना हो? जी, देखिए, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो तो वाक़ई में ब्रॉड होता ही है। लेकिन इसीलिए जो है कहा गया है कि आप जब एक बार तैयारी के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं, तो आपको 2 साल 3 साल लगभग ये माइंड मेकअप करके चलना है कि मुझे मेरा फर्स्ट प्राइमरी मेरा तैयारी है, उसके बाद ही कुछ है। यानी आपको सारा समय आपको अपने तैयारी में देना है, पढ़ाई में देना है। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसको आप पूरी अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा है कि आप जो है इसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं, यानी इसके लिए आप क्या गाइडेंस ले सकते हैं, कहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। तीसरा है कि मेरे पास क्या-क्या सोर्सेस अवेलेबल है, जी। ताकि मैं उस सोर्सेस से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता हूँ। आपका सिलेबस समझने के बाद आप अपना एक सही टाइम टेबल बनाएंगे। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि इतना सारा जो लोग पढ़ते हैं, बहुत सारा प्रिपरेशन करना पड़ता है, तो सब चीज़ को याद कैसे रखें एग्ज़ाम से पहले? देखिए, प्रैक्टिस जो है सबसे बड़ा हथियार है तैयारी करने वालों का, और रिवीजन। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, जैसे आपका जो वीक टॉपिक है या वीक सब्जेक्ट है, उसको उससे बच्चे स्किप करना चाहते हैं, कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत से बचने के लिए जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ही वो इंटरेस्टेड रहते हैं, जिसके कारण जो है उसका जो कमियां रहती है वो कमियां ही बन के रह जाती है। इसी कारण वो उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को याद नहीं रख पाते हैं। तो इसका बेसिक सा रूल है कि जो टॉपिक या सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, आप उसको बेसिक से पढ़िए और डिटेल में पढ़िए। क्योंकि मेहनत से बचने के लिए अक्सर बच्चे वन लाइनर जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या शॉर्ट नोट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन और यही उसके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो यदि आप बेसिक से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक से पढ़ेंगे, तो कोई कारण नहीं बनता है कि आपका जो याद नहीं रख पाने का समस्या है वो समस्या ख़त्म ना हो। साथ ही साथ पढ़ाई करने का भी तरीका है। यदि आप पढ़ाई को लिख लिख के करते हैं, यानी जिस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लंबे समय तक मन मस्तिष्क में रखना चाहते हैं, तो उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करने का आप आदत बनाइए। और जब आप लिखेंगे, बोलेंगे पेन पेपर पर, तो आपका मसल्स मेमोरी काम करेगा जी। और ये आपको लंबे समय तक याद रखने में सहयोग करता है। जिस तरह से एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे, चूँकि मैं टीचर हूँ, कि टीचर जो है बच्चों को बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ाते हैं जी। कोई भी टॉपिक। बच्चे भूल जाते हैं लेकिन टीचर को याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड पर लिख लिख कर और बोल बोल कर और समझाते हुए पढ़ाते हैं, जिससे उसका एक इमेज भी माइंड पे क्रिएट होता है। तो जब भी पढ़ें तो लिख लिख कर, बोल बोल कर, और उसका एक इमेज भी माइंड में बनाते चलें। जिससे क्या होगा कि आपको एक विजुअलाइजेशन भी होगा। आप उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को उस समय ऐसा लगेगा कि आप जी रहे हैं, फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो फिर वो आपके लिए टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा और लंबे समय तक आप उस सब्जेक्ट को याद रख पाएंगे, उस टॉपिक को।
तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपने सिलेबस को कैसे मैनेज करें, सिलेबस को किस हिसाब से करें? सिलेबस को मैनेज करने का जहाँ तक बात है, तो हम लोग पहले ही ये अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि ये इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इसको पूरी तरह से हम लोग पहले समझ लेते हैं। उसके बाद आप किस टाइम में किस सब्जेक्ट को रखेंगे, ताकि आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, जी। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हाँ, एक गवर्नमेंट जॉब में मैथ है, रीजनिंग है, सोशल साइंस है, करंट अफेयर्स है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है। तो इन सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। इसमें हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट को किस टाइम आप ये अपने पार्टिकुलर बच्चे अपने सुविधानुसार इसको टाइमिंग देंगे। जो पोर्शन आपका कमज़ोर है उस पे हम ज़्यादा समय देंगे, जो पोर्शन हमारा मजबूत है उसमें कुछ कम समय दे कर के भी हम अपने तैयारी को जारी रख सकते हैं। सिलेबस जहाँ तक आपको गाइडेंस की ज़रूरत है उसको हम लेंगे। अभी तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। हाँ, हम अपने मोबाइल से यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं, उसके माध्यम से हम गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही हमने जो चर्चा किया कि ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम यदि 1 या 2 घंटे अपने डेली रूटीन में यदि फिक्स कर लेते हैं तो वो हमारे प्रिपरेशन में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, क्विकली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके बाद जो उस एग्ज़ाम को हमारे सीनियर जो पहले क्रैक कर चुके हैं उससे हम डायरेक्शन लेंगे कि किस तरह से तैयारी किया जाए ताकि हमारा सिलेबस, हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सके। इस तरह से हम सिलेबस कंप्लीट। टाइम टेबल क्या रखना चाहिए स्टूडेंट को अपना पढ़ाई का? टाइम टेबल को किस हिसाब से मैनेज करना चाहिए उनको? देखिए, टाइम टेबल आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी तैयारी ही है, बाकी सारे जितने भी चीज़ हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। इसीलिए जो आपका नेसेसरी डेली रूटीन है, खाना पीना सोना, इसको छोड़कर आपको बाकी समय अपने तैयारी में ही देना है। और एक चीज़ मैं देखता हूँ बच्चों को, ये कन्फ्यूज़न कह सकते हैं कि लेट नाइट पढ़ें या अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ें। तो देखिए, हेल्थ के नज़रिए से आपको जल्दी सोना और जल्दी उठना, जो कहा गया अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मैक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, तो ये सबसे बेस्ट है कि आप रात को जल्दी सो जाएं और सवेरे उठ के आप पढ़ें। ये आपके लिए, हेल्थ के लिए, माइंड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और कुछ समय एक घंटा अपने फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी दे सकते हैं, बाहर घूमना हुआ, हाँ, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जब बच्चे बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और कुछ अंकों से उनका रिज़ल्ट नहीं हो पाता है तो वो जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस टाइम में उनको क्या करना चाहिए? फैमिली का किस प्रकार से सपोर्ट रहना चाहिए? क्योंकि सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। देखिए, ये समस्या नेचुरल है। इस समस्या, ये प्रॉब्लम सभी को फेस करना ही पड़ता है, क्योंकि सफलताएं एक दिन में नहीं आती हैं। इसमें एक बहुत लंबा स्ट्रगल का दौर चलता है। चाहे आप भले ही बहुत मजबूत हो अपने फील्ड में या हाँ बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन असफलताएं तो आपको परेशान करेंगी। ये आप माइंड मेकअप करके चलना होगा। शुरुआत में हर काम कठिन लगेगा और आपको फेल्योर का सामना करना ही पड़ेगा। हाँ, तो शुरुआती जो भी असफलताएं हैं, जो आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट दिए लेकिन थोड़े से नंबर के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप ये बिल्कुल ना मन में रखें कि नहीं, मैं सफल नहीं हो पाऊँगा या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो मैं आगे क्या करूँगा। ये एक फेज़ है जिसे आपको ओवरकम करना है। आप ज़रूर सफल होइएगा, आप अपने ईमानदारी के साथ तैयारी में लगे रहेंगे। हाँ, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि देर सवेर सफलता मिल ही जाती है। जी। रहा बात गार्जियन का सपोर्ट, चूँकि सही बात है, गार्जियन भी चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द सफल हो जाएं, जी। जल्द से जल्द सिलेक्शन ले लें। उनका भी फाइनेंस
फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, फैमिली प्रॉब्लम आता है, तो गार्जियन को उनका मॉरल सपोर्ट, बच्चों का मॉरल सपोर्ट बनाए रखना है, बच्चों पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हमारा बच्चा सही से प्रिपरेशन कर रहा है, वो ज़रूर सफल होगा। और उसे बच्चों को मोटिवेट करना है कि तुम टेंशन फ्री होकर तैयारी करो, तुम्हारी सफलता निश्चित है। तैयारी के दौरान बच्चों का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है उसका क्या असर पड़ता है इन सब चीज़ों पे? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड का असर तो पड़ता है, जी प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। जी आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश, इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन एक लिमिट तक पड़ता है। जब आप चीज़ों को समझ लेते हैं, जब आप जान लेते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बाद फिर ये प्रभाव आपके लिए बहुत ही निग्लिजिबल हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रभाव तो शुरुआती दौर में ज़रूर पड़ता है, आपका डायरेक्शन वो चूज कर डायरेक्शन आप बदल सकता है। हाँ, लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि मुझे करना क्या है, तो फिर उसका प्रभाव नहीं होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों के अंदर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह 2 सप्ताह कुछ दिन पहले उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस में डाउट होने लगता है कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो इस चीज़ से निकलने के लिए उनको क्या अपना स्ट्रेटेजी रखना चाहिए? जी हाँ, ये देखने को मिलता है। तो देखिए, तैयारी जब हम लोग शुरू करते हैं, तो इसका एक तरीका ये है कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि तैयारी करते हैं, यानी आपकी तैयारी शुरू डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा मेहनत से शुरू करें, यानी आप मैक्सिमम टाइम अपने तैयारी में दें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम होना है, जी जितना समय हमारे पास है, उसके आधे समय में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों। आपकी तैयारी तभी अच्छी हो सकती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन का समय दे पाएँ। आप जितना रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही बिल्डअप होता जाएगा। इसीलिए जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चों का सेशन अप्रैल टू मार्च चलता है। तो मान लीजिए फर्स्ट एग्ज़ाम उसका अगले 3 महीने में हो या 6 महीने में हो, तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि आप एग्ज़ाम का डेट निकलने का या एग्ज़ाम का समय आने का इंतज़ार ना करें। आपका यदि एग्ज़ाम अगले 3 महीने में होना है, तो आप अपने सिलेबस को 1.5 महीने में कंप्लीट कर लें। जी उसके बाद जो बाकी 1.5 महीना बचता है, वो सिर्फ रिवीजन का समय होना चाहिए। तो आप पाएंगे कि जब आप आधे समय में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं और आधे समय में सिर्फ आपने रिवीजन को दिया है, आप जितना रिवीजन करते जाएंगे, जितनी बार करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस में एक तरह से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम के पहले पहले तक, कि आप कोई भी क्वेश्चन आए, आप उसका आंसर देने के लिए कैपेबल हैं। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगी। तो फिर आपको एग्ज़ाम के समय मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह का कोई मेंटली प्रेशर या टेंशन या कॉन्फिडेंस लूज होने की बात हो सकती है। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन वगैरह लीक हो जाते हैं, रिजल्ट में देरी हो जाता है। तो निगेटिव न्यूज़ से कैसे डील किया जाए अपनी तैयारी के दौरान? कैसे डिमोटिवेट नहीं होना है? जी हाँ, देखिए, जब हम लोग तैयारी के दौरान या किसी काम को करने के दौरान हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं भी आती हैं, जिसमें जी ये भी एक पार्ट है कि हम लोग एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ये जी अक्सर ये हो रहा है, जी या एग्ज़ाम देते हैं या पार्ट ऑफ प्रिपरेशन कह सकते हैं, ये होगा। इसको आप माइंड में लेके चलेंगे, लेकिन हम अपने इस सब चीज़ों से अपने प्रिपरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी आपका प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए, ये सब साइड होता रहेगा और होता आया है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये होता ही है। हमें अपने प्रिपरेशन
में लगे रहना है, जिससे कि जैसे ही हमें मौका मिलता है हम अपने को साबित कर सकें। एग्ज़ाम के एक रात पहले कैसा अनुभव होता था, कैसा आपको लगता था, क्या करना चाहिए उस टाइम पे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और ये चूँकि सवाल सुन के लग रहा है छोटा, जी, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बड़ा प्रभाव डालता है ये। जी, देखिए, जब आप तैयारी करते हैं, देखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम जब आप देने जाइएगा, वो पेपर जब आप देने जाइएगा, तो वो पेपर का टाइमिंग क्या रहता है। जैसे मान लीजिए बीपीएससी की एग्ज़ाम होती है, पीटी का, तो उसका टाइमिंग 12 बजे से 2 बजे के बीच होता है। हाँ, तो वो जो 12 बजे से 2 बजे का टाइमिंग है, आपको उसी टाइमिंग को लेकर प्रिपरेशन करना है। ऐसा नहीं है कि आप यदि उस टाइमिंग में कुछ और काम कर रहे हैं और फिर एग्ज़ाम सब दिन आप कुछ और काम किए, और यदि उस दिन आप एग्ज़ाम देने गए, तो हो सकता है आपका जो वो एक फिज़िकल रूटीन बना हुआ था, वो वहाँ डिस्टर्ब आपको कर सकता है। इसीलिए आप ये चीज़ ध्यान में रख के हमेशा तैयारी करेंगे कि जिस पेपर की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो पेपर का टाइमिंग क्या होता है। जी, उस टाइमिंग में ही आपको एग्ज़ाम देने का प्रैक्टिस पर डे करना है, हुँ, ताकि आप जिस समय एग्ज़ाम में एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो आपको वो नॉर्मल महसूस होगा। जी, और रही बात एक दिन पहले, बिफोर नाइट, तो आपको पूरे रिलैक्स मूड में रहना है। हाँ, ताकि आप रात भर यदि रिलैक्स रहे हैं, तो सवेरे जो आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे। इसलिए भी मैंने कहा था कि लेट नाइट पढ़ने से अच्छा है आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ाई करें, ताकि आपका ये एक रूटीन बना हुआ रहेगा, जी। अगले दिन के लिए आप तैयार रहेंगे। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब का वैकेंसीज़ निकलता है, वो कुछ सैकड़ों में या हज़ारों में ही निकलता है, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि फॉर्म जो फ़िलअप होता है, वो लाखों में फ़िलअप होता है। तो ऐसा तो ज़रूरी है नहीं कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो अगर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो क्या अपने साथ प्लान बी लेकर चले, जो उनका भी हो जाए, वो भी सफल हो जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और मैं समझता हूँ कि इससे लाखों एस्पायरेंट रिलेट कर पाएंगे खुद को। बात सही है कि वैकेंसी तो सैकड़ों या हज़ारों में ही जी। आएंगी, क्योंकि सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है। जी, जी, जी। और लाखों बच्चे जो है फॉर्म फिलअप करते हैं, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, पेपर देते हैं। तो देखिए, मैं कहना चाहूँगा इसमें कि आप अपना एक ऑप्शनल भी क्वालिफ़िकेशन लेके चलिए। कहने का मतलब है कि आप सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन या प्लेन क्वालिफ़िकेशन लेके यदि आप चलेंगे, क्योंकि वो प्लेन क्वालिफ़िकेशन सभी के पास है, जी। सभी के पास है, लाखों करोड़ों बच्चों के पास है, और उसी भीड़ में भी आप चल रहे हैं, तब तो फिर मुश्किल है। तो इसीलिए यदि आपके पास जब तक कुछ ऑप्शनल या एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन नहीं होगा, तो फिर आपके लिए राहें आसान नहीं होंगी, बहुत ही कठिन हो जाएंगी। तो जैसे हो सकता है आप आईटीआई की डिग्री ले लें, जी, जैसे हो सकता है आप बीएड की डिग्री ले लें, जी। एमएड की डिग्री ले लें, आप लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, आप एलएलबी की डिग्री ले लें। इन डिग्रियों के माध्यम से भी गवर्नमेंट वैकेंसियाँ आती हैं। हाँ, ऐसा ना समझे कि इनके माध्यम से नहीं आती हैं। मैंने वही कहा कि सिर्फ प्लेन ग्रेजुएशन करके, पीजी करके आप अभी के जो शॉर्टकट कंपटीशन है, इसको मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो इसीलिए यदि आप इस तरह के प्रोफेशनल डिग्री लिए हुए हैं, एमबीए की डिग्री ले सकते हैं, तो फिर आपके लिए राहें आसान होंगी और आप सफल ज़रूर होइएगा। इसी से मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे पढ़ने में नेचुरली कमज़ोर हैं, लेकिन उनका भी इच्छा है कि वो भी किसी बड़े पोस्ट पर, किसी बड़े पदाधिकारी कोई बड़ा पदाधिकारी बने, कोई अच्छा जॉब करे, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? जी,
देखिए, हम 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं बच्चों को। जैसे कोई है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, जी। सुपर फ़ास्ट कर सकते हैं। एक हैं जो अच्छे हैं, हुँ। हाँ, माने गुड कह सकते हैं, अच्छे हैं। और एक हो सकते हैं एवरेज हों। तो 3 कैटेगरी में हम बाँट सकते हैं। जो कि बहुत ही अच्छे हैं, सुपर फ़ास्ट हैं, उसके लिए तो मुझे लगता है जो नेसेसरी क्वालिफ़िकेशन है, वो होना चाहिए और वो एग्ज़ाम की तैयारी करे, एग्ज़ाम में बैठे, पेपर कंप्लीट करे, एग्ज़ाम उनको सिलेक्शन लगभग तय है, जो सुपर फ़ास्ट। जो बच्चे एवरेज हैं या जो बच्चे थोड़े से कम हैं, वो उनको थोड़ी गंभीरता से, मेहनत से, समय दे कर के तैयारी करनी पड़ेगी, तब जो है वो सफल हो सकते हैं। और जो बच्चे बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, जी। उनके लिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि उनको, जैसा कि पहले क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन लेना पड़ेगा। जैसे बीएड की डिग्री हो, एलएलबी की डिग्री हो, आईटीआई की डिग्री हो, लाइब्रेरी साइंस की डिग्री हो, इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, वो आप ज़रूर ले लें, ताकि आपका ये प्लान बी तैयार रहे। मान लीजिए आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पदाधिकारी, लेकिन यदि नहीं होता है तो यदि आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, हाँ, आप नेट क्वालिफाई हैं, पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं, तो उसके माध्यम से आप प्रोफेसर बन सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो वो भी आपका जो है बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत सम्मानित पोस्ट है, जी। जिससे कि आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो मेरा यही सुझाव है। जी। अगला सवाल हमारा ये है आपसे कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनका परिवार उतना सक्षम नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो बच्चे भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस लें, और उनके परिवार में जो उनके गार्जियन हैं, माता पिता, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी अच्छे पद पर हो। तो वो कैसे अपना तैयारी को जारी रखे? और बहुत बार बीच में ऐसा भी होता है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, तो उस दौरान भी अपनी तैयारी को वो कैसे जारी रखें? जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इससे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे मैक्सिमम जो हैं वो उतने सक्षम परिवार से नहीं आते हैं, जी। और लेकिन उनका सपना रहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सर्विस में अपना सिलेक्शन लूँ, अच्छा से अच्छा पोस्ट प्राप्त करूँ। तो देखिए, यदि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप जान रहे हैं कि मुझे वैसा फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने पाएगा, तो वैसी स्थिति में आपको अपनी तैयारी के साथ कुछ अर्निंग भी करनी ज़रूरी है। अर्निंग आप कैसे करेंगे? तैयारी रोक करके या पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला करके तब तैयारी करें, तो फिर वो संभव नहीं है। तो मेरा जो सुझाव या जो मैंने किया अपनी लाइफ जी। में, कि मैंने पढ़ाना शुरू किया, यानी लर्निंग विथ अर्निंग। तो मैंने तैयारी भी जारी रखा और अपना पढ़ाना भी जारी रखा, जिससे कि मेरे तैयारी में भी सपोर्ट मिल सके। क्यों? क्योंकि यदि मैं दूसरा कोई काम करता हूँ, तो फिर वो काम हमारे तैयारी में सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो मैंने ये सोचा कि यदि मैं पढ़ रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाऊँ भी। तो मैंने कोचिंग चलाना शुरू कर दिया, और वो आप अपने सुविधा अनुसार अपना समय उसमें आप दे सकते हैं, और बाकी समय आप अपने तैयारी में दे सकते हैं, जिससे आपकी साइड से अर्निंग भी हो सके और आपकी तैयारी भी हो सके। साथ ही साथ जो सवाल है कि फैमिली प्रॉब्लम जो आ जाती जी। हैं, जी। तो ये भी नेचुरल है, फैमिली प्रॉब्लम आ सकती है। उस दौरान आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा और अपना फोकस अपने तैयारी में हटाना नहीं है। फैमिली के साथ यदि वैसे ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो आपको वहाँ भी समय देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप निकालने का प्रयास करें, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके। जी। जहाँ समय आप दूसरे जगह दे रहे थे, उस समय को कट करके आप अपने जो फैमिली प्रॉब्लम है और जो आपकी तैयारी है, उसमें आप दे सकते हैं, ताकि प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं।
चलिए, अब तो कुछ सीरियस वाला एक जो भी था सजेशन वो वाला तो हो गया। अब थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं कि आपका क्या था। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जिस दिन आ रहा था आपका, जो एग्ज़ाम आप दिए थे, तो उस दिन आपको कैसा लग रहा था? आप उस दिन क्या कर रहे थे? देखिए, जब मैं फर्स्ट गवर्नमेंट सिलेक्शन लिया सर्विस का, तो वो बहुत ही एक तरह से कहा जा सकता है नाटकीय रहा। अच्छा। जी। मुझे कॉल आता है कि आपका मतलब सिलेक्शन हो पक्का गया। है। जी हाँ। तो मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ। हाँ, कि ये कौन है नहीं है, लेकिन तब तक मैं कॉल कट चुका था और फिर दोबारा जब मैंने कॉल लगाया तो नहीं लगा। अच्छा। हाँ, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था, पता नहीं कोई सच है मेरे या साथ। झूठ है? जी हाँ, मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है ना जी। क्या। लेकिन बाद में फिर वो बातें सही निकली और हमारा सिलेक्शन हुआ। मैंने जब पहला सैलरी आपके पास आया था तो आपको कैसा फीलिंग आ रहा था? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है। फर्स्ट सैलरी में आपको कैसा लग रहा था? नेचुरल जैसा मैक्सिमम सभी के साथ होता है। हम्म। हाँ, वही वैसा ही रहा। हाँ। और जैसा कि आप टीचर बनने से पहले बहुत जगह यूट्यूब पे सोशल मीडिया में सबसे सुनते होंगे कि स्कूल में ऐसे होता है वैसे होता है, रियलिटी में जब आप ज्वाइन किए तो वो कैसा था? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कैसा था? आप कैसा सोचे थे और वो कैसा चूंकि दिखा? मैं पढ़ने पढ़ाने से शुरू से जुड़ा रहा, जी। तो मेरे लिए तो ये कहा जाए कि जो जिस फील्ड में मैं इंटरेस्टेड था जी। और उसी फील्ड में मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिली, मैं वही चीज़ पाया। तो वाकई में ये मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट का मोमेंट था कि शायद ऊपर वाले ने मेरी इच्छा को पूरा किया, या जिसमें मेरा इंटरेस्ट था वही मुझे मिला। तो जब मैं स्कूल ज्वाइन किया तो मैं तो चाहता ही था, तो इसीलिए मैं अपने काम में लगा रहा। मतलब मैं अपना ड्यूटी अपनी ईमानदारी से निभाता रहा सब दिन, और अभी भी निभा रहा हूँ। जो कि मुझे पसंद है, मैं उस काम में थकता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जितना मैं कर अपना दे सकता हूँ, हाँ, 100% मैं देने का प्रयास करता हूँ। और मुझे लगता है कि बच्चे भी इसका बहुत फ़ायदा लेते हैं, उसे भी बहुत अच्छा महसूस होता है कि हमारे जो ये टीचर हैं ये पूरे दिल और दिमाग से माने चीज़ों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में पहला दिन कैसा था आपका? फर्स्ट डे। जी हाँ, फर्स्ट डे जब मैं गया तो वाकई ये बात सही है कि जैसा हम लोग इमेजिन करके रहते हैं कि ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, ये होता होगा, लेकिन उससे वो फुल्ली डिफरेंट मेरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत मैंने कहा जाए कि ये नई चीज़ें से मैं एक्सपीरियंस मैंने मुझे मिला कि ओ ये सब चीज़ें भी हैं जो कि हम लोग नहीं ना सुने थे ना देखे थे। तो बहुत एक्साइटमेंट रहा। पहला दिन नर्वस थे या नहीं थे? बिल्कुल मैं नर्वस था, चूँकि मेरे लिए वो पहले वाली स्थिति नहीं थी कि जो मैं अपना पढ़ने लिखने का काम करता था। वहाँ वह एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं। जी। आपको उनके अनुसार उनके रूल को फॉलो करना पड़ता है। वहाँ आपके अनुसार कुछ नहीं है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ों को समझने में मैं अपने आप को समय दिया। बहुत सारी चीज़ों को पहले मैं ऑब्ज़र्व किया कुछ दिनों, उसके बाद सारी चीज़ों को समझता गया, तब फिर मैं कंफर्टेबल हो पाया।